हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो भारतीय संविधान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन पर जो है आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। इसके अतिरिक्त ऑलरेडी हमने 3 वीडियो अपलोड की हुई हैं। ये पार्ट 4 रहने वाला है, जिसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो है हमारे पास भारतीय संविधान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जो है हमारे पास, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है। देखिए, ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था कि यदि कोई भारत का व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है अपनी इच्छा से, तो भारत की नागरिकता जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, मतलब स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, भारत का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता समाप्त करता है, ग्रहण करता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो भारत की नागरिकता जो है वो स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसको पहले उस देश की नागरिकता को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही वो भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कि आप एक ही देश के नागरिक रह सकते हैं, या तो आप भारत के नागरिक रह सकते हैं या आप किसी दूसरे देश के नागरिक रह सकते हैं। अगर आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको बाकी सारे देशों की नागरिकता क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता को अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था। देखिए, भारत में पहले संविधान सभा का गठन हुआ, फिर संविधान सभा की बैठक हुआ करती थी, जिसमें से पहली बैठक मैंने आपको बताई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, पहली बैठक हुई थी। तो इस तरीके से संविधान सभा की बहुत सारी बैठक हुई और उसके बाद संविधान तैयार किया गया। और अगर आप देखोगे तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस चली है, मतलब संविधान सभा का गठन हुआ था सबसे पहले। तो भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था, तो वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसके बाद जो है वो भारत में संविधान सभा का गठन जो इस प्रस्ताव के आधार पर किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास अनुसूचित और जनजाति। देखो, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, जैसे कि आपने भी देखा होगा कुछ क्षेत्र यहाँ पर हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पर विशेष अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, तो वो जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है जहाँ पर एक विशेष प्रकार की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड जो है लोग निवास करते हैं, उसको जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। देखिए, कुछ जनजातीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर प्रशासन होता है। ठीक है, तो किस प्रकार का प्रशासन वहाँ किया जाएगा, किस प्रकार के कानून वहाँ पर लागू होंगे, इसकी बात अलग से की गई है अनुसूची में। और टोटल आपको कितनी 12 अनुसूची देखने को मिलती है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो वो किया गया है 5वीं और 6वीं अनुसूची में। याद रखना, 5वीं और 6वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर विशेष प्रकार की पिछड़ी जनजाति निवास करती है, ऐसे क्षेत्रों पर जो प्रशासन है वो किस तरीके से शासन करेगा, इसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो 5वीं और 6वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया मतलब अंगीकृत किया मतलब अपनाया। ये सारे शब्द आपके एक जैसे याद रखना, किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। संविधान का प्रारूप
संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? देखिए, स्वीकृत करना अलग चीज होता है और उसको लागू करना अलग चीज होता है। स्वीकृत किया गया तो मतलब संविधान को हमने कब अंगीकृत किया, कब अपनाया? तो हमने 26 नवंबर 1949 को अपनाया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया। ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को हमने स्वीकृत कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? देखिए, एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं शासन अध्यक्ष, मतलब शासन करने वाला अध्यक्ष। तो शासन करने वाले अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, मतलब किसको कहा जाता है? तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब शासन अध्यक्ष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान के किस भाग को, जैसे टोटल संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, तो उसमें से जो भाग नंबर 3 है, जो भाग नंबर 3 है, मौलिक अधिकारों की बात करता है। जहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात होती है ना, भाग नंबर 3 वहीं की बात हो रही है। भाग नंबर 3 को हम संविधान का भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो सही आंसर आएगा भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिवेशन के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? देखिए, पहले क्या होता था कि जो जितना भी प्रशासन था वो अंग्रेज के पास था, तो अंग्रेज ही बैठक करते थे और वो ही निर्णय लेते थे किसी भी टॉपिक पर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर इसमें भारत के जो बड़े बड़े नेता रहे हैं, लीडर रहे हैं, इनका भी प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया और धीरे धीरे इनको भी जो है उसमें शामिल किया जाता था, है ना। जो सभाएं बैठती थी ना किसी भी प्रकार की, उनमें इनको जो है प्रतिनिधित्व दिया जाता था। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो विधान परिषद हुआ करती थी, विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया कि अब भारतीय भी उसमें भाग ले सकते हैं? तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। देखिए, बहुत सारे अधिनियम देखने को मिलेंगे, एक 1909 का देखने को मिलेगा, 1919 का भी देखने को मिलेगा, रोलेट एक्ट देखने को मिलेगा, और उसके बाद आप 1935 का भी देखेंगे। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो जो 1919 में जो अधिनियम आया था, इसने किस चीज़ की परमिशन दे दी थी? भारतीयों को प्रतिनिधित्व करने की परमिशन दे दी थी विधान परिषदों में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को देश क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? देखिए, हमारे यहाँ संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, लेकिन देश कब आज़ाद हो गया था? 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर तो 26 जनवरी 1950 के मध्य का जो समय रहा है उसको राजनीतिक दर्जा क्या दिया गया था, मतलब उसका नाम क्या था, उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक अधिराज। क्या कहते थे? ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक अधिराज। ये नया प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देता ही हूँ, साथ ही साथ मैं प्रयास ये करता हूँ कि आप तक ऐसा डाटा पहुँचाऊँ जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप तक आज तक नहीं पहुँचे हैं, ऐसे क्वेश्चन पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, हम अगर बात करें तो 15 अगस्त 1947 से लेकर तो 26 जनवरी 1950 के बीच का जो समय है उसको ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक अधिराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जिस प्रकार कोई भी राजनेता हो या कोई भी बड़ा लीडर हो, अगर विदेश में उसको किसी भी प्रकार की उपाधि या किसी भी प्रकार का सम्मान दिया जा रहा है तो वो उपाधि या सम्मान एक ही कंडीशन में ले सकते हैं। पहले उनको अनुमति लेनी पड़ेगी हमारे देश के राष्ट्रपति जी से। हमारे देश के राष्ट्रपति जी अगर अनुमति दे देंगे कि हाँ, आपको जो दूसरे देश में उपाधि दी जा रही है या किसी भी प्रकार का
सम्मान दिया जा रहा है वो आप ले सकते हैं, तब जाके वो व्यक्ति वो उपाधि या सम्मान ले सकता है। मतलब परमिशन लेनी पड़ती है। तो किससे लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति महोदय जी से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपको विदेश में किसी भी प्रकार की उपाधि या किसी भी प्रकार का सम्मान दिया जा रहा है तो आपको पहले परमिशन देनी पड़ेगी हमारे देश के प्रधानमंत्री से। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जी से लेनी पड़ेगी। तो भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं इनकी अनुमति के बिना आप किसी भी प्रकार की उपाधि या सम्मान नहीं ले सकते हैं जो विदेश में दिया जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये तो नाम बिल्कुल रटा होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त इनको कहा जाता है। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, वैसे चुनाव आयुक्त तो आपके 3 होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यह मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं, मतलब सुकुमार सेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद में है? अब समझिए इस चीज को। सामान्य न्याय मतलब सभी को कैसा मिलना चाहिए, न्याय जो मिलना चाहिए वो एक समान मिलना चाहिए। और निःशुल्क विधि, देखो कई बार विधि शब्द का इस्तेमाल, कई बार नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो विधि शब्द का इस्तेमाल कानून से किया जा रहा है। निःशुल्क कानून सहायता, निःशुल्क कानून सहायता का प्रावधान संविधान की किस आर्टिकल में? नॉर्मली अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी मतलब कई प्रकार के विवाद हो जाते हैं जिस पर हमको केस करना पड़ता है। तो जो केस वगैरह होते हैं उस पर निःशुल्क केस होते हैं ना, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है आपका। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है कि अगर कोई किसी भी प्रकार का केस करने के लिए आएंगे तो उनके लिए फ्री सेवा दी जाएगी, निःशुल्क और एक समान। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए आपने एफआईआर जल्दी दायर कर ली और दूसरे व्यक्ति अगर आता है तो एफआईआर को आप दर्ज ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक समान न्याय देना पड़ेगा और निःशुल्क न्याय देना पड़ेगा। तो ये प्रावधान किया गया है संविधान में, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो संविधान में जो आर्टिकल आपका 39 है ना, उसमें भी एक क्लॉज है ए 39A, जो आर्टिकल है ना आपका अनुच्छेद है ना 39A, उसमें इसके बारे में बात की गई है कि एक समान न्याय मिलना चाहिए और निःशुल्क विधि होनी चाहिए, निःशुल्क कानून होना चाहिए और उनकी सहायता सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, याद रखना आर्टिकल 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? देखिए, अब मैं आपको कई बार इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि संघ के पास, संघ मतलब केंद्र, ठीक है, और राज्य मतलब तो आप समझते हैं। तो संघ और केंद्र के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि केंद्र सरकार क्या काम कर सकती है, राज्य सरकार क्या काम कर सकती है, दोनों मिलके क्या काम कर सकते हैं, ये उनकी क्या है, पावर है, ये उनकी शक्तियाँ हैं। तो ये शक्तियाँ जो हमने ली हैं संविधान में, ये हमने किस देश के संघ से प्रेरित होकर ली है कि हाँ यहाँ का ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको हम हमारे संविधान में ले लेते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। मतलब भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन हुआ है कि राज्य के पास ये शक्तियाँ होंगी और केंद्र के पास ये शक्तियाँ होंगी, इनका विभाजन हो गया। तो ये जो विभाजन लिया गया है कि इस तरीके से हम विभाजन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे? कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है जब लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों सदन भंग हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो अध्यादेश ला सकते हैं। और राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? अध्यादेश लाते हैं और कोई भी कानून बना सकते हैं। ये तो बात हो गई सेंटर की। उसी प्रकार से अगर हम राज्य में बात करें तो राज्यपाल के पास पावर होती है कि जब विधान परिषद और विधानसभा दोनों भंग हों का मतलब दोनों बंद हों, उस समय राज्यपाल क्या कर सकते हैं? एक अध्यादेश लाते हैं और अध्यादेश लाने के आधार पर वो किसी भी प्रकार का कानून बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय जी अध्यादेश लाते हैं और कोई कानून बनाते हैं, उसके बाद संसद फिर से प्रारंभ हो जाती है। जब संसद फिर से प्रारंभ हो जाती है तो अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर राष्ट्रपति जी द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं
तो अपने आप राष्ट्रपति जी द्वारा लाया गया अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तब फॉलो होगी जब कितने दिन कंप्लीट हो जाएंगे, 6 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 42 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति महोदय जी अगर कोई अध्यादेश लाते हैं, कोई कानून लाते हैं, तो केवल वो कितने दिन तक चलेगा, 42 दिन तक चलेगा। इसको अधिक समय तक चलाने के लिए संसद के ऊपर डिपेंड करता है, लोकसभा राज्यसभा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा के लोग राष्ट्रपति जी द्वारा लाए गए अध्यादेश को स्वीकार कर लेते हैं तो अध्यादेश आगे तक चल सकता है। लेकिन अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो 42 दिन के बाद लाया गया अध्यादेश स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मतलब 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल मतलब अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है। ये नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ग्राम पंचायत को चुनाव करवाना, ग्राम पंचायतों को गठित करना, ये सब पावर किसके पास होती है, ये राज्य सरकार के पास होती है। ये जो राज्य सरकार के पास ये जो पावर होती है ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है, तो ये आर्टिकल 40 में दी गई है, अनुच्छेद 40 में दी गई है कि ग्राम पंचायतों को गठित कर सकते हैं कौन, राज्य में जो सरकार है वो ग्राम पंचायतों को गठन कर सकते हैं या ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देते हैं। कौन देते हैं, तो ये राज्य सरकार देती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कहाँ इसके बारे में चर्चा की गई है, तो ये आर्टिकल 14 मतलब अनुच्छेद जो है 40 में इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया। देखिए इसको समझिए, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण मतलब एक तरीके के इंटरफेरेंस है ना, हम उस तरीके में हस्तक्षेप कर सकते हैं, है ना, सत्ता में, सत्ता किस तरीके की सत्ता चल रही है, किस प्रकार की सरकार बनेगी, इस पर मतलब ये ब्रिटेन समय की बात हो रही है कि किस समय भारतीयों को जो सत्ता हुआ करती थी उस समय जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये सबसे पहले हमको कहाँ देखने को मिला, तो ये क्रिप्ट सप्ताह है ना, ये क्रिप्ट मिशन आया था, एक जो क्रिप्स मिशन आया था ना 1942 में आया था, इसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था कि भाई भारतीय भी अब इस मामले में क्या कर सकते हैं, दखल अंदाजी कर सकते हैं। ये सबसे पहले हमको क्रिप्स मिशन में देखने को मिला था जो कि 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, ब्रिटिश संसद के किस चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। देखो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ब्रिटिश संसद में, मतलब वो ब्रिटिश संसद में बैठेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा में लोग चुन के जाते हैं और वहाँ पर बैठते हैं, उसी तरीके से भारत के एक नागरिक थे, है ना, और सब लोग उनका नाम जानते हैं, वो ब्रिटिश संसद में जाके बैठे थे, मतलब उनको परमिशन थी, ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, उनको चुना गया था उनको, है ना, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी, ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। तो ये आपको याद रखना, ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, है ना, तो वो थे आपके जेपी कृपलानी। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है। ये कथन है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है आपका केसी वियकर का, है ना, केसी हैवियर का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसकी बात हो रही है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है।
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है आपका फिलीपींस में। और फिलीपींस में भी कहाँ पर है? मनीला शहर में, जो कि इसकी राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। तो फिलीपींस में स्थित है आपका कौन सा? फिलीपींस, ये देश है और उसकी राजधानी क्या है? मनीला। तो मनीला में ही एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। कई बार पूछा जाता है एशियाई डेवलपमेंट मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई डेवलपमेंट विकास का मुख्यालय, बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये फिलीपींस में है और फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारे पास, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था? देखिए, अभी नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर एसटी व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर एससी वाला व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। तो ये हमने क्षेत्र के आधार पर और जाति के आधार पर हमने क्षेत्र को बांट दिया कि यहाँ से इस कास्ट का व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार का प्रावधान प्रारंभ कब किया गया था? ठीक है, जहाँ से हमने वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन शुरू कर दिया था, क्षेत्र के आधार पर। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान रखा गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम आया था 1909 में। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार भी इसको कहा जाता है। तो ये नाम भी याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में आया था। या भारत सरकार अधिनियम कब आया था? तो 1909 में आया था। तो 1909 में ही हम इस बारे में बात करते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, सरकारी उपक्रम समिति। देखो, सरकारी उपक्रम समिति जिसको हम वित्तीय समिति भी कहते हैं, सरकारी उपक्रम समिति जिसको हम वित्तीय समिति भी कहते हैं, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लेकिन इन 22 सदस्यों में से लोकसभा और राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सरकारी उपक्रम समिति जो होती है, वित्तीय समिति जो होती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। फिर ये 22 सदस्यों में से लोकसभा से कितने आते हैं और राज्यसभा से कितने आते हैं? तो लोकसभा से 15 चुने जाते हैं और राज्यसभा से कितने चुने जाते हैं? 7। एक अन्य व्यक्ति होता है। ठीक है, तो लोकसभा से 15 हो गए और राज्यसभा से कितने हो गए? 7 हो गए। तो 21 तो ये हो जाएगा और एक व्यक्ति अलग से चुना जाता है। तो ठीक है, तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचित संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर किए गए हैं? अगर आप देखोगे, राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव या लोकसभा से संबंधित जो चुनाव होता है, उस पर अगर कोई विवाद होता है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब न्यायालय भी उस क्षेत्र के अधिकार के बाहर आता है कहीं कहीं पर। हाँ, अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी या लोकसभा के सदस्य अगर ये चाहते हैं कि इस पर न्यायालय हस्तक्षेप करे, तो फिर न्यायालय इसमें क्या कर सकती है? अपनी राय दे सकती है, इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, उसके पहले ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कुछ मामलों में न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को कम कर दिया गया है। तो ये पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था? तो ये 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसमें ऐसा किया गया था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा से संबंधित जो चुनाव होते हैं उन पर अगर कोई विवाद हो जाए तो उसमें न्यायालय की कुछ पावरों को कम कर दिया गया था, क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया था 1940 में, है ना? सॉरी, कब? 39वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास,
राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि राष्ट्रपति महोदय जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर राष्ट्रपति महोदय जी अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? तो राज्य सूची के संबंध में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि राज्य सूची के संबंध में तो राज्यपाल करेंगे ना, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देते हैं। वैसे कि नॉर्मली अगर हम देखें तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं, तो उनके आधार पर ही काम चलेगा। अगर मान लीजिए अध्यादेश जारी करना है, राज्य में अध्यादेश जारी करना है, तो राष्ट्रपति जी राज्यपाल को कहकर भी अध्यादेश जारी करवा सकते हैं, लेकिन खुद नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? तो राज्य सूची के संबंध में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते राष्ट्रपति महोदय जी। राज्य सूची के संबंध में अगर अध्यादेश कोई जारी कर सकता है तो वो कौन है? राज्यपाल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत का आयोजन किया गया था? लोक अदालत है ना, तो सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत का प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था गुजरात में। कहाँ किया गया था? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? देखिए, संविधान का संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अगर संविधान पर किसी भी प्रकार की आंच आती है, अगर संविधान की सुरक्षा से लेकर किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो उसके सामने कौन आके खड़ा हो जाता है? सर्वोच्च न्यायालय आके खड़ा हो जाता है। मतलब संविधान की रक्षा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो ये प्रावधान लिया गया है संविधान में, इसको जोड़ा गया है कि अगर संविधान के संरक्षण में किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो संविधान के संरक्षण के लिए, संविधान की सुरक्षा करने के लिए कौन आगे आएगा? तो वो आ सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय आ सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय आएगा, ये हमने ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? ये किस संविधान से लिया? किसके संविधान से लिया? मतलब किस देश के संविधान से लिया? तो ये संयुक्त अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। संयुक्त अरब अमीरात जो है अमेरिका, संयुक्त राज्य की अगर हम बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? जब आप संविधान पढ़ेंगे ना तो आप उसमें एक प्रस्तावना पढ़ेंगे, और प्रस्तावना में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि संप्रभुता। तो ये जो संप्रभुता की बात की गई है, ये किसके अंदर होती है? भारत की जनता के अंदर है। संप्रभुता किसके अंदर है? भारत की जनता में के अंदर है, उनके अंदर निहित होती है। तो भारत की संप्रभुता किस में होती है? भारत की जनता में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? मूल अधिकार जो होते हैं ना, मतलब मौलिक अधिकार, जो हमारे मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी? मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मतलब एक तरीके की वो हमारे कानूनी अधिकार हो गए, अगर उस पर कोई हस्तक्षेप करता है तो हम उस पर केस लगा सकते हैं। मतलब ये संवैधानिक मान्यता प्रदान हो गई। तो ऐसा सबसे पहले किस देश ने किया था? तो ये किया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, लोकसभा में विपक्षीय दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? जैसे कि अगर आप देखेंगे अभी सत्ता में कौन है? सत्ता में बीजेपी है। तो विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है। तो कांग्रेस को हम विपक्ष क्यों कह रहे हैं? कांग्रेस को हम इसलिए विपक्ष कह रहे हैं क्योंकि उनके पास सीट होनी चाहिए 10%। कितने परसेंट? 10%, तभी वो विपक्ष बन सकता है। विपक्ष बनने के लिए भी 10% सीटों का होना आवश्यक है। तो यहाँ यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, अगर आप लोकसभा में विपक्षी दल का नेता बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त होना आवश्यक है? तो कम से कम आपके पास 10% सीट होनी चाहिए। कितने परसेंट? 10% सीट होनी चाहिए, तब जाके आप लोकसभा में विपक्ष के नेता बन सकते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आज के हमारे 30 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, हमारी वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जरूर जुड़ें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से आप डायरेक्टली आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।